Hello aspirants, welcome to all of you in the Bankonomics। आज हम बेसिकली जो रीडर्स हैं, जो भी बैंक की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा हूँ। प्रॉब्लम्स ये हैं कि बेसिकली जो भी हमारा करंट अफेयर्स है, बैंकिंग करंट अफेयर्स, वो जो है बच्चों को दिमाग में रुक नहीं रहा है। दिमाग में रुकने का ये मतलब है कि जैसे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इतने सारे बैंक्स, इतने सारे पीएसयूज, पीएसबी, फिर बहुत सारे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कन्फ्यूजन ये है कि ये पर्टिकुलर रेगुलेशन या ये योजना किस बैंक ने लाई, क्या किया, तो ये मिक्सअप हो जा रहा है। और ऊपर से जो बैंकिंग करंट अफेयर्स का जो लेवल है वो आप जानते ही होंगे किस लेवल का पूछ रहा है। तो इस समस्या को एड्रेस करने के लिए हमने सोचा है कि हम एक सीरीज में किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे आरबीआई की सारी न्यूज़ जो है पिछले 6 मंथ की, मार्च से लेके अगस्त तक। फिर इसी तरह से एसबीआई, फिर और बैंक, फिर इसी तरीके से कुछ और सीरीज़ देखेंगे। कोई मतलब इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो हमारी आज की सीरीज़ है आरबीआई का। आरबीआई की सीरीज है, मतलब कि आरबीआई ने पिछले 6 महीनों के अंदर कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी किए हैं, कौन कौन से बैंकों पे बैन लगाया है या बैंकों को बंद करने का निर्देश दिया है, या फिर कौन कौन से रूल अप्लाई करे हैं। तो हमारे जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये मार्च महीने से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपकी पहली न्यूज़ है, आरबीआई ने रद्द किया सर ज़ेरोदादा सिरोला नाइक सिराला सरकारी बैंक का लाइसेंस। तो एक्चुअली सर ज़ेरोदादा नाइक सिराला सहकारी बैंक जो है वो सांगली महाराष्ट्र में है। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी की संभावनाएं नहीं हैं। मतलब ये है कि यह बैंक जो है अपना कारोबार आगे नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो है बैंक ने 2 मार्च को कारोबार की समाप्ति कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 मार्च को बैंक ने कारोबार समाप्त कर दिया है। बैंकिंग अधिनियम की धारा 1949 के विभिन्न धाराओं का अनुपालन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से बैंक को बंद कर दिया गया है। और एक बात आपको बता दें कि जैसे जो DICGC है, ये जो है जो भी बैंक बंद होते हैं उनको 5 लाख का, मतलब उनकी जो भी कस्टमर हैं 5 लाख का उनके लिए बीमा प्रोवाइड कराता है। तो वही होगा कि जो 5 लाख तक का मैक्सिमम बीमा जो है वो जो भी कस्टमर्स हैं उनको मिलेगा। तो आप ये देखिए, ये होगी हमारी पहली न्यूज़। तो हम दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। आरबीआई ने फीचर फ़ोन लॉन्च किया UPI 123 एंड डिजी साथी। तो इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आरबीआई ने मार्च महीने में UPI 123 लॉन्च किया जो फीचर फ़ोन के लिए है। फीचर फ़ोन मतलब सभी लोग स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, तो जो लोग फीचर फ़ोन चलाते हैं वो कैसे UPI पेमेंट का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, UPI कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए UPI 123 नाम का एक जो है फीचर फ़ोन के लिए लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ डिजी साथी नाम का जो है एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है। इस पे जो है आप जो भी इससे संबंधित क्वेरीज है, UPI 123 से संबंधित क्वेरीज जो है, और भी बैंक से संबंधित जो भी आरबीआई से संबंधित क्वेरीज हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। ये रहा आपका दूसरा न्यूज़। और तीसरा न्यूज़ पढ़ते हैं सर। आरबीआई ने जारी की वित्तीय धोखाधड़ियों प्रणालियों संबंधी पुस्तिका, यानी आरबीआई ने एक बुकलेट जारी किया है दोस्तों। आरबीआई ने बी अवेयर नाम का एक बुकलेट जारी किया है। इस बुकलेट में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे आपको लेन देन के संबंधित में क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है, कैसे अपने आप को किसी भी गलत तरीके से यानी फिशिंग से या मालवेयर अटैक से, सिम स्वैपिंग या डिजिटल कोई भी धोखाधड़ी जो है उससे किस तरीके से बचना है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है इसमें। तो इस थोड़ा सा अंदर हम लोग देखते हैं पुस्तिका के पार्ट ए और पार्ट बी में क्या बताया गया है। पार्ट ए और पार्ट बी में आमतौर पर जो बैंकिंग कार्ड प्रणाली और बैंकों और NBFC जो हैं उनसे संबंधित धोखाधड़ियों के बारे में सावधानियों का विवरण दिया गया है। पार्ट सी में आमतौर पर बरती जाने वाली सावधानियां और डिजिटल सुरक्षा के बारे में बताया गया है।
और अंतिम पार्ट में बैंकिंग और अन्य आरबीआई अनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय लेन देन के समय आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाले जो वर्ड्स हैं उनके बीच जो है, मतलब उन वर्ड्स के बारे में, उन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है ताकि लोग समझ सकें। तो बेसिकली जो भी बुकलेट है, ये बी अवेयर नाम की बुकलेट है, ये इसीलिए जारी की गई है ताकि लोग जो है अवेयर हो सकें अबाउट बैंकिंग। अब आपकी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? आरबीआई ने निर्यातकों को दिया बड़ा तोहफा, ब्याज सब्सिडी स्कीम को मार्च 2024 तक बढ़ाया। तो इसमें दिया गया जैसे निर्यात शिपमेंट का विस्तार के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 के माध्यम से एमएसएमई जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए प्री और पोस्ट ऋण इंटरेस्ट योजना का विस्तार किया है। मतलब होता क्या है कि जो भी एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं, आरबीआई जो है उनको लोन देती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कुछ इंपोर्ट करना हुआ तो उसके लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड कराती है आरबीआई, और फिर जो एक्सपोर्ट करना हुआ उसके लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। तो इससे पहले तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे लिखा गया है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन योजना मतलब कि जैसे एक कॉमन इंटरेस्ट जो है, मतलब कि जैसे जो भी 2% 3% वो लगाएगी, उसको स्पष्ट अगली लाइन में स्पष्ट दिया गया है कि एमएसएमई निर्माताओं के दृष्टिकोण के निर्दिष्ट श्रेणियों की योजना के लिए तहत इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन दरों को संशोधित करके 2 और 3% कर दिया गया है। मतलब इसका सीधा ये मतलब है कि आप 2% और 3% जो एक कॉमन इंटरेस्ट बैंक ने जारी किया है, एक बराबर का इक्वेश, मतलब कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, तो वही इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन के जरिए 2 से 3% कर दिया गया है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। इस यूज का क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। और इस तरीके से अब अगला न्यूज़ आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है वो है नाबफिड के बारे में। नाबफिड क्या है दोस्तों? जैसे यहाँ लिखा गया है कि नाबफिड यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को किया जाएगा AIFI के रूप में अधिनियमित। AIFI का मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब अभी पिछले साल 2021 में संसद में एक कानून के द्वारा एक नाबफिड की स्थापना की गई थी, मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बैंक की स्थापना की गई थी जो कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता। तो जैसे यहाँ पे पहला अब आर्टिकल पढ़िए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा किया है कि NBFC जो भी हैं RBI एक्ट 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान यानी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में उनको देखा जाएगा और उनको जो है कंट्रोल किया जाएगा। इससे पहले क्या था? पहले ये पूरी तरह से अलग बॉडी थी, अब उसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर रखा जाएगा। जैसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से आते हैं आपके? जैसे एक्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड बैंक हो गया, इस तरीके से और भी जैसे सिडबी हो गया। तो इन्हीं की श्रेणियों में इसको भी डाल दिया गया है, यानी वो अब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया है नाबफिड। भारतीय RBI अधिनियम 1934 की जो एक्ट है 45L और 45N के तहत इसको जो है अब उसको जो है एक तरह के अधिनियमित किया जाएगा, यानी सुपरवाइज और रेगुलेशन किया जाएगा। इसमें जैसे आगे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि इस साल के मार्च में NBFC का बिल जो है संसद में लाया गया था। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना कि जैसे लिखेगा कि नाबफिड को जो है सरकार ने या RBI ने एक AIFI के रूप में अधिनियमित करने का फैसला लिया है। तो आप बताइए इनमें से जो है कि 2021 में पास किया गया था, मतलब उस क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ये बिल किस ईयर में पास किया गया था, तो सब याद रखेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर में जो उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको जो है बोल्ड आउट किया है। तो आप इस तरीके से ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यानी किस एक्ट की तरह? RBI एक्ट 1934 के तहत इसको जो है रेगुलेट किया जाएगा। और धारा कौन सी है? 45L और 45N। अगली न्यूज़ निकल के आपके पास आ रही है कि चाइनीज़ फर्म को डाटा लीक करने के लिए जो है RBI ने
पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है ये सैंक्शन लगाया है, पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो है फाइन लगाया है। तो जैसे कि पेटीएम बैंक पे एक मतलब एलिगेशन लगा था कि ये जो है अपना जो है डेटा जो है चीन की कंपनियों को बेच रही है, यानी चीन की कंपनियों में उनकी इसकी डेटा जो है जा रहे हैं, वहाँ स्टोर हो रहे हैं इस तरीके से, यानी सर्वर जो है उसका वो चाइनीज में है, चाइना में है, और चाइना के सर्वर पर डेटा इकट्ठा हो रहे हैं। तो इससे डेटा जो इंडिया का एक अपना एक रूल है डेटा लोकलाइजेशन का, उसका उल्लंघन हो रहा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने 11 मार्च के एक आदेश में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसने अपने डेटा को विदेशी सर्वर तक जाने की इजाज़त दी, यानी चाइना तक, जिससे भारत में डेटा लोकलाइजेशन के नियमों का उल्लंघन हुआ। लेकिन वहीं पेटीएम का कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारा डेटा जो है विदेश में जाता ही नहीं है, चाइना में नहीं जाता है, ये एक हमारे ऊपर एक मामला बनाने की साजिश है। तो इस तरीके से सारा मामला है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ है कि आरबीआई ने कानपुर के पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो जैसे कि इसके पहले सर जेरोदादा सिराला बैंक का था, सेम इसी बैंक का वो भी हाल है। ये भी बैंक अब चलने की हालत में नहीं है, इसके पास पूंजी की कमी और आमदनी की संभावना ना के बराबर, इसलिए रद्द कर दिया गया है। तो जैसे रिजर्व बैंक के इस लाइसेंस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समिति पंजीयक यानी कोऑपरेटिव कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस बैंक का कामकाज जारी रखने, जो भी कामकाज उसको समेटने का आदेश दे दिया गया है। तथा इसके लिए तो ये तरीके से इस बैंक को समझ लीजिए समेट दिया जाएगा। फिर वही जो DICGC जो है, जो भी इनका वो बीमा क्लेम है, यानी जो भी आपका 5 लाख का बीमा जो होता है, मतलब बैंक बुक बंद होने पे, वही मिलेगा। तो अगली न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आरबीआई गवर्नर ने बेंगलुरु में RBIH का उद्घाटन किया। RBIH का मतलब होता है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो एक आरबीआई का ही एक जो है सब्सिडरी माना जाएगा। तो वो जो है बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ। बैंकिंग एक्ट 2013 कंपनी एक्ट 2013 के धारा 8 के अंतर्गत कंपनी के रूप में इसको जो है एक इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसके जो अब आप देख सकते हैं कि इसके पास एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसके अध्यक्ष श्री सेनापति कृष्ण गोपालन है। ये एक जो ये फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या लिखा गया, इस आयन यानी जो RBIH है, इसका उद्देश्य है एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना जो देश में अल्प आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को पहुंचाना है। मतलब ये एक तरह से एक एटमॉस्फेयर बनाएगा। इसका काम ही है कि जिन लोगों के पास बैंकिंग सर्विस नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास किस तरीके से बैंकिंग सर्विस इजीली पहुंचे। बैंकिंग सर्विस का मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल और भी चीज़ों से है उद्देश्य, जैसे बीमा हो गया। तो एक तरह से एटमॉस्फेयर बनाएगा ये, और इसको समझ लो कि ये रिसर्च करेगा कि हम क्या कर सकते हैं इस काम के लिए। तो ये भी न्यूज़ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके लिए आप ये लाइन जो है 100 करोड़ की पूंजी और किस धारा के अंतर्गत, किस कंपनी की किस धारा के अंतर्गत जो है ये स्थापित किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी और कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, और कहाँ पे, बेंगलुरु में RBIH की स्थापना। RBIH मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये 4-5 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी एक आइए अब देखते हैं। RBI गवर्नर ने समर्पित की वर्डिका इंक निर्माण इकाई, यानी वर्डिका नाम का एक जो है इंक को बनाने वाली एक यूनिट को जो है RBI गवर्नर ने देश को समर्पित किया, यानी स्थापित किया गया है, जो पूरी तरह से BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो RBI की ही एक शाखा है, RBI की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसके अंडर वो आएगा। तो इसका मेन उद्देश्य है कि भारत जो है, जो बैंकिंग में जो स्याही लगती है, उसके निर्माण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। तो जैसे ये साफ लिखा गया है कि गवर्नर ने भारत में बैंक नोट के जो एटमॉस्फेयर है, जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है,
आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्याही के मामलों में। जो जो इस न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने की वो क्या है कि बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन वार्षिक स्याही निर्माण की क्षमता ये है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि क्षमता कितनी है, 1500 मीट्रिक टन। ठीक, और इसके साथ ही दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी तरीके की ये इंक बनाती है। तो ये क्या है, कलर इंटेग्लियो इंक, CSII। ये ख़ास तरह की जो है एक इंक होती है जो नोट प्रिंटिंग में जो नोट में यूज़ की जाती है वो है। तो RBI ने वर्डिका नाम की एक निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की, मैसूर में। ये भी ध्यान देने की बात है, मैसूर में स्थापित की, और ये 1500 मीट्रिक टन स्याही निर्माण की क्षमता वाली है। इसका उद्देश्य है कि स्याही निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो आपका अगला न्यूज़ आपका आ जाएगा कि शशिकांत दास ने BRB NMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी। यानी वही बैंक BRB NMPL यानी बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसके अंतर्गत जो है इस लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना किया गया है। इसमें आप ये पहली न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं कि श्रीकांत दास गवर्नर RBI ने मैसूर में, यानी उसी जगह पे जहाँ पे RBIH यानी ये वर्डिका की स्थापना की गई, दूसरी जगह की ये भी बात है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो BRB NMPL था यानी नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड था, उसी के अंदर जो है उसकी एक सहायक कंपनी के अंतर्गत जो है LDC की स्थापना किया जाएगा। यानी जो है BRB NMPL है ये उसी की एक सहायक कंपनी है, तो उसके अंदर ये जो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना किया जाएगा। आप LDC के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि भारत प्रतिभूति मुद्रण यानी जो वही करेंसी प्रिंटिंग है, और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड यानी SPMCIL जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, ये मिलकर, और BNP MIPL यानी भारत नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों का एक संयुक्त उपक्रम है। मतलब LDC सेंटर जो है ये दोनों मिलकर शुरू करने वाले हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये किन दो संस्थाओं को मिला के ये काम करने जा रही हैं। तो यही है आपका SPMCIL और BNP MIPL, और दोनों क्या हैं, जो BRB NMPL है इनका एक संयुक्त उपक्रम है। तो बेसिकली इसका काम ही वही है कि थोड़ा सा रिसर्च करना, मतलब जो भी है लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर RBI वगैरह के बारे में, बैंक नोट कैसे छपती है, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या उसमें कुछ अलग कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में एक तरह से यहाँ पर समझ लीजिए कि एक तरह से अध्ययन केंद्र यानी यहाँ पर सिखाया जा सकता है वो चीज़ें। अब आइए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ऐसी टेक्निकल न्यूज़ें जो हैं वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको याद रखना। जैसे RBI ने POS मशीनों में जियो टैगिंग का फॉर्मेट जारी किया। POS मशीन क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जब कार्ड से पेमेंट कराते हैं, या फिर आज इस तरीके से एक आधार कार्ड का भी आ गया है जो आधार से खाली आपको थंब इम्प्रेशन देना होता है। ये जो मशीनें हैं इनके लिए, इन्हीं को POS मशीनें कहते हैं, इनके लिए जियो टैगिंग का फॉर्मेट जारी किया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जियो टैगिंग का मतलब यहाँ पे जो भी कंपनियां हैं इनका जियो टैगिंग का मतलब है इनका लोकेशन जो है, इनका लोकेशन स्टोर किया जाएगा कि जो भी है ये कहाँ से आ जा रहा है, मतलब जो भी लेन देन हो रहा है वो किस लोकेशन से हो रहा है, ये बेसिकली मतलब है। तो जियो टैगिंग का आशय दुकानदार द्वारा अपने ग्राहकों से भुगतान पाने के लिए जो पेमेंट टच पॉइंट है, यानी जहाँ से पेमेंट हो रहा है उसके जो है लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, यानी जो भी एक्चुअल लोकेशन है GPS वाली, उसके बारे में पता करेगा। तो भुगतान एंड निपटान प्रणाली अधिनियम यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 जो है उसके अंतर्गत ये चीज़ें जो है जियो टैगिंग की जाएगी। आप इस न्यूज़ को ध्यान दीजिए, ये न्यूज़ अपने आप में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है
ये आपका धारा हो गया। और ये क्या करेगा, इस चीज़ को जो है ध्यान दीजिए, ये इसका मेन काम है कि जियो टैगिंग का आशय जो क्या है, पेमेंट टच पॉइंट की जो है जियो टैगिंग का मतलब चिन्हित करने से है, मतलब किस जगह पे वो पेमेंट हुआ है, यानी वो जो डिवाइस है पीओएस उसमें आपका है कि नहीं है लोकेशन। अब फाइनली एक बैंक फ्रॉड की न्यूज़ आपके सामने है। जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक जो है फ्रॉड के बहुत सारे शिकार हैं। तो एक नया न्यूज़ देखिए, आरबीआई के अनुसार बैंकों ने कुल 34,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दिया है। दिसंबर 2021 को समाप्त 9 महीनों में कुल 27 शेड्यूल कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने धोखाधड़ी के 96 केस दर्ज किए हैं। मतलब इस 9 महीने के अंदर 96 धोखाधड़ी के केस जो है दर्ज किए गए हैं, किसमें 27 कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। तो आपके लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कितने केस दर्ज किए गए हैं और कितने बैंकों में, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है ही कि 34,000 करोड़ रुपए इतने के धोखाधड़ी। और इसमें भी जो पंजाब नेशनल बैंक है इसने सबसे अधिक 4820 करोड़ की धोखाधड़ी की बात की है। वहीं जो बैंक ऑफ इंडिया है उसने सबसे अधिक मामले, यानी पैसे नहीं, मामले जो है 13 धोखाधड़ी के मामले की बात इसने किया है। तो ये 2-3 फैक्ट इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे यहीं पे आपको उसका रोक दें, क्योंकि हमको लग रहा है वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगला पार्ट जो है अप्रैल का, आप नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट। एंड अपना जो है जो भी ओपिनियन है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।